आज मैं आपके लिए साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और एंड इक्वेशंस लेकर आया हूँ। हम चैप्टर 1 में पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन लिखने में किस सिंबल का यूज किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लिखते हैं, उसमें प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो मेन 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर में जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, जब मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं समर में तो क्या होता है। जब पैन, नेल, आयरन के कोई भी यूटेंसिल्स को अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर हम उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाता है। कैसे हो जाता है, खाना हमारे बॉडी में जब खाना पकाया जाता है तो हमारे बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाता है। किस प्रकार से होता है, जब हम रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है। इन सभी में आप देखे होंगे दूध का जो टेस्ट है, जब कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है मिल्क को तो वो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तवा, नेल पर आप एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट देखते हैं, ग्रेप्स का टेस्ट चेंज हो जाता है। और फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है आपके बॉडी में तो फिर उसके कलर, उसके स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं। और जब हम रेस्पायर करते हैं तो आपको पता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाउ ऑक्सीजन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ दीज थिंग्स हैपन, वी आर गोइंग टू डिस्कस। The nature and identity of initial substance have somewhat changed in all these 4 cases. We have already learnt about physical and chemical change, जो हमने 6th 7th क्लास में पढ़ा था। फिजिकल चेंज के बारे में आपको बता दूं, जो द चेंजेज विच कैन बी रिवर्स्ड, मतलब कोई चीज़ को अगर आप चेंजेस करते हैं और वापस उसको उसी फॉर्म में ले आते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस। वाटर से हम आइस बना लेते हैं और फिर आइस से दोबारा वाटर बना लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये सारे फिजिकल चेंज होते हैं। वेन ए केमिकल चेंज ऑकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन मीन्स केमिकल चेंज। अब नाउ हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केमिकल इक्वेशन आपके सामने में लिखा हुआ है। दिस इज ए केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो का निशान लगा हुआ है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो एरो से पहले जो भी आपके पास एलिमेंट्स के नेम लिखे गए हैं वो उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। हियर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर नोन एज रिएक्टेंट्स, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड विच आर द outcome of the reaction are called product. Next, the substance that undergo chemical change in the reaction, magnesium and oxygen, are called reactants. New substance is magnesium oxide formed during the reaction, it is called product. तो यहाँ से आप reactants, आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके reactants और product का डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं। The reactants are written on the left hand side, LHS, एरो से बिफोर जो भी एलिमेंट्स के नेम लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट्स हो गए। रिएक्टेंट्स एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा हो सकता है। तो जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो हम उनको प्लस साइन से, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में 2 एलिमेंट्स है तो उसके बीच में प्लस का साइन डालेंगे। अगर एक मोर देन 2 एलिमेंट्स है, स्टिल दे विल बी एडेड बाय गिविंग ए प्लस साइन। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, RHS, एरो के बाद होगा, और उसमें भी अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो वी यूज प्लस साइन। अब नाउ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन,
how I will write a chemical equation. Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of word. अब ऊपर में आपने देखा था मैग्नीशियम का लिखा हुआ था, ऑक्सीजन लिखा था, उसके बदले में अगर हम केमिकल फार्मूला लिखे वर्ड के जगह पे तो ज़्यादा हमारा केमिकल इक्वेशन कंसाइज होंगे. केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन. इफ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, वी कैन राइट द फार्मूला. 9th क्लास में आपने पढ़ा था सबके सिंबल. मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन को O2 से हमने रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO लिखा हुआ है. काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम. यहाँ पे आप नंबर ऑफ एटम का हम कंपेयर करते हैं तो Mg, यहाँ पे जो कुछ भी एरो जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स Mg का एटम 1 है. यहाँ ऑक्सीजन के एटम आप देख रहे हैं 2, और जो प्रोडक्ट बना है इसमें Mg और O दोनों के एक एक एटम लिखा हुआ है. तो आपने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था चैप्टर 3 में. उसमें ये बताया गया था कि इन ए केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी मास इन ए केमिकल रिएक्शन इज कंजर्व्ड. अब यहाँ पे जब Mg 1 है, यहाँ पर Mg 1 है, तो चलिए Mg की मास तो इक्वल हो गया, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम आप देख पा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मास कहीं ना कहीं कम हो रहा है. तो ये जो हमारा रिएक्शन है, ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नंबर ऑफ एटम्स है ईच एलिमेंट का वो डिफरेंट है. Mg का तो सेम है बट ऑक्सीजन का अब सेम नहीं है. अगर सेम है, रिएक्टेंट में भी जितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं उनके एटम्स और जो प्रोडक्ट में जो बना है उसके एटम, एलिमेंट्स के एटम दोनों सेम है, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not same. आगे हम इसको डिस्कस करेंगे. On both sides of the equation, such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. अगर आपके इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. To make a chemical equation more informative, the physical state of reactants and products are mentioned along their chemical formula. जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आप इक्वेशन देख पा रहे हैं Fe के साइड में आप यहाँ पे S देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए H2O के साथ G लगा है, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, इसके साथ आप S देख रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, इसके साथ G लगा हुआ है. तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इस तरह की सिंबल आपको देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. आपको पता होना चाहिए जो चीज़ें हम रिएक्टेंट में यूज कर रहे हैं वो गैसेस फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, वेदर द प्रोडक्ट विच आर गेटिंग फॉर्म्ड आर इन सॉलिड फॉर्म और गैसेस फॉर्म. समटाइम्स in your board exams or in your school exams, question directly comes, write the form of elements which are used in chemical equation. What type of symbols, what symbols are used to show the form of elements in a chemical equation. इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे नोटेशन क्या क्या यूज कर रहे हैं. G यूज करते हैं, L यूज करते हैं, AQ यूज करते हैं और S यूज करते हैं. अब नाम से आपको पता चल गया होगा. AQ यहाँ पे आप देख रहे हैं, AQ मीन्स एक्वस. एक्वस का मतलब ये हुआ जो कोई चीज अगर वाटर में डिजोल्व किया हुआ है, जैसे आपने चीनी को वाटर में डिजोल्व कर दिया या कोई एसिड को वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा. उसके लिए हम AQ का यूज करेंगे. साथ में G से आपको पता चला कि गैस के लिए G इंडिकेट किया जाता है. यहाँ पे G यू देख रहे हैं आप, H2G है तो गैस को इंडिकेट कर रहा है. H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. यहाँ पे H2O को G से इंडिकेट, आपको पता होगा H2O वाटर का फॉर्मूला होता है. तो अगर ये L लिखा होता है यानी आप वाटर यूज कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, G लिखा है यानी हम स्टीम यूज कर रहे हैं. S फॉर सॉलिड, सो S सिंबल हम यूज करते हैं सॉलिड के लिए,
और लिक्विड के लिए एल यूज करेंगे, जो इस इक्वेशन में नहीं दिया बट कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, और जी हम गैस के लिए इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया गया है 6CO2 एक्वस फॉर्म में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एक्वस फॉर्म में वाटर में डिजॉल्व होकर के लिया जा रहा है, और H2O आपको पता होगा जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उनको चाहिए होता है, और सनलाइट एंड क्लोरोफिल उनके लीव्स में पाए जाते हैं, और सनलाइट वो डायरेक्ट सन से ट्रैप कर लेते हैं। तो ये मिल करके 6 यहाँ पर आप देख रहे हैं मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर एंड 12 मोलिक्यूल ऑफ वाटर लिक्विड फॉर्म, एल आ गया, लिक्विड फॉर्म में यूज किया गया है। तो यहाँ पे ग्लूकोज बना है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, एक्वस फॉर्म में है, ये वाटर ने उसको बनाया है और वाटर में डिजॉल्व है, प्लांट ने बनाया सॉरी, और वाटर में डिजॉल्व है तो उनके पार्ट में स्टोर हो गए। इसके अलावा 6O2 ये भी एक्वस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी उनके पास डिजॉल्व है, यहाँ पे वाटर भी उनको प्रोडक्ट के रूप में आप देख रहे हैं लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। तो ये जो सिंबल इसमें यूज करके क्लियरली दिखाया गया है, जो कैसे आप सिंबल यूज कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें हम सबसे पहले जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन वर्ड से पता चलता है कि कंबाइन होना, व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नीचे एग्जांपल देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, अगर आप कोल जलाते हैं तो कोल को हमने C से इंडिकेट किया क्योंकि कोल इज ए ट्रू फॉर्म ऑफ कार्बन, सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पर ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर से मिल गया, गैसेस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं हमारे चारों बगल, जो बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो रहा है। आपको पता है जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया है। अगेन आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्विक लाइम में जब वाटर मिलाएंगे लिक्विड फॉर्म में, वाटर में जब हम डालेंगे सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है और हीट रिलीज होता है। तो जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए, द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सो आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब आप नेचुरल गैस घर में जो मम्मी आपके खाना बनाते हैं या फिर जो व्हीकल में हम यूज करते हैं CNG गैस, यहाँ पर मीथेन के फॉर्म में लिखा गया है, गैसेस फॉर्म में, और यहाँ पर ऑक्सीजन उनको सप्लाई किया जाता है। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, गैसेस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर कुछ बन रहा है और एनर्जी इसमें रिलीज होता है। तो आप देखेंगे व्हीकल चलाने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी उसको फ्यूल से मिलता है, और फ्यूल जब हम व्हीकल में डालते हैं तो यही रिएक्शन टेक प्लेस करता है, जिससे उसको एनर्जी मिलता है और फिर वो गाड़ी आगे बढ़ पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब आप प्लांट में जो आपने पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट, उसमें यही ग्लूकोज हमें मिलता है एक्वस फॉर्म में। प्लांट के जो प्रोडक्ट हम खाते हैं, चाहे मैंगो या लीव्स जो भी खाते हैं, उसमें हमें ग्लूकोज मिल जाता है एक्वस फॉर्म में। और ऑक्सीजन जो हम ब्रेथ इन करते हैं वो वहाँ पर जा करके इस इक्वेशन को कंप्लीट कराता है
इसके बाद CO2 गैस रिलीज होती है हमारे बॉडी के इनसाइड, जो बाहर हम ब्रेथ आउट करते हैं तो निकल जाता है। कुछ वाटर की फॉर्मेशन होती है और एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है। तो ये एनर्जी हमारे बॉडी को काम करने के लिए, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए जो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, हमें खाना से मिलता है। तो यही रिएक्शन हमारे बॉडी में टेक प्लेस होता है, यानी इस रेस्पिरेशन के दौरान ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसलिए हम इसको रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दे देंगे, A+B = AB। यहाँ पे A एक एलिमेंट को दिखा रहा है, B एलिमेंट को दिखा रहा है और कंबाइन होकर AB बन रहा है। तो इस तरह से हम पहचान करने के लिए आ सकता है, तो हम पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट वी हैव स्टडीड इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें पढ़ा था दो एलिमेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर के ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में। जैसे एग्जांपल के लिए फेरस सल्फेट हमारे पास है, उसको जब हम गर्म करेंगे तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा सॉलिड फॉर्म में। अब फिर 2 गैस रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड इसका प्रैक्टिकल भी आपको करना है और साथ में क्वेश्चंस आते हैं जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर ध्यान रखें। जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो ज़्यादा इसमें आप ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन को जब हीट किया गया है तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, CO2 गैस बन गया। ये भी हमारा डिकम्पोज हो रहा है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन में हम क्या देख रहे हैं, हीट हम दे रहे हैं। हमें डिकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी और एनर्जी हम 3 फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं। एक हीट के फॉर्म में कर सकते हैं, दूसरा सनलाइट के फॉर्म में कर सकते हैं और तीसरा जो हम एनर्जी फॉर्म कर दे सकते हैं वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी देते हैं, रिएक्शन को कैरिड आउट कराने के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। सो पहला हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उससे लो हो गया आपका, जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसे लोअर टर्म हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी, सो दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक में जो हमने बताया है, जो डिकम्पोजिशन में 3 वे से हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो अगर हीट के द्वारा अगर डिकम्पोज किया है तो वो हमारा थर्मल रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेड नाइट्रेट को भी जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड और आप देख पा रहे हैं लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बन रहा है। तो ये भी थर्मल रिएक्शन का हमारा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर देखिए जो मैंने सनलाइट का बता रहा था, यू विल सी व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ये रिएक्शन लाइट के द्वारा, सनलाइट के द्वारा फॉर्म हो रहा है। आपके पास अगर सिल्वर क्लोराइड है और अगर उसको सनलाइट पड़ेगा तो वो स्लोली उसमें सनलाइट एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देगा, तो ये सिल्वर में सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा और क्लोरीन गैस उसमें रिलीज होंगे। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट यहाँ मिला, सेम वे से रिएक्शन कैरिड आउट हो रहा है। सो द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज होता है। और इसमें डिकम्पोजिशन के लिए क्वेश्चन आ गया, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सनलाइट यहाँ पे हो रहा है। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले ही मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए ए बी है, यहाँ पे हीट या सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ब्रेक हो गया ए और बी में। तो इस तरह के रिएक्शन जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट डिवाइड हो रहा है उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन। इसमें Fe सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पर फेरिक सल्फेट बन रहा है एक्वस फॉर्म में, प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। इस रिएक्शन को यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट से बन करके ये फेरिक सल्फेट बन गया है।
यानी Fe ने, आयरन ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, उसकी जगह पे Fe आ गया, क्योंकि Fe कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो द रिएक्शन इन विच more reactive element displaces least reactive element from the compound is called displacement reaction. In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. इसको हम बोलेंगे displacement reaction। और आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। जिंक है, कॉपर सल्फेट, सेम वे जिंक, यहाँ पे जिंक सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जिंक ने, और फिर कॉपर यहाँ पे बन गया। उसी तरह कॉपर क्लोराइड से लेड यहाँ पर हम जब डाले हैं तो लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इन तीनों रिएक्शन में एक चीज़ हम क्लियर देख रहे हैं, जो Zn कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, Pb भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तभी उसको डिस्प्लेस किया है कॉपर सल्फेट से कॉपर को। और नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि आयरन भी कॉपर सल्फेट में कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर पाया। अगर यहाँ पे सपोज कॉपर होता और यहाँ पे फेरिक सल्फेट होता तो ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर नो रिएक्शन है, इसका मतलब वहाँ पे जो डिस्प्लेस जिस एलिमेंट को करना था कंपाउंड से, वो लीस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट है एक्वस फॉर्म में, और हमने दूसरा कंपाउंड लिया है एक्वस फॉर्म में, यानी दो घोल को हमने मिलाया है, एक सोडियम सल्फेट और एक बेरियम क्लोराइड। तो क्या हमें रिजल्ट आया है, प्रोडक्ट जो बना वो बेरियम सल्फेट बना है और इधर सोडियम क्लोराइड बना है। सोडियम क्लोराइड जो कॉमन साल्ट का फॉर्मूला है। इसमें क्या देख रहे हैं, आपस में ये एक्सचेंज हुआ है, जो ये सोडियम क्लोरीन के साथ ऐड हो गया, अब बेरियम सल्फेट के साथ ऐड हो गया। तो जहां पे आयन का एक्सचेंज होगा उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले में सिर्फ एक एलिमेंट एक्वस से कंपाउंड एक्वस फॉर्म में जो था उसे एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एलिमेंट को डिस्प्लेस हो रहा है एक दूसरे को, तो डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इस रिएक्शन को। और यहाँ पे AB प्लस CD, हमने AB मीन्स A एक अलग एलिमेंट है, B एक अलग एलिमेंट है, और वो रिएक्ट कर रहा है CD सॉल्यूशन से, रिएक्टेंट से, जिसमें C एक अलग टाइप के एलिमेंट है, D अलग है, कंपाउंड है ये। तो यहाँ पे A C के साथ ऐड हो गया और B D के साथ ऐड हो गया, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन आपके एग्जाम में देंगे और इससे आपको पहचान करके टाइप्स लिखने पड़ेंगे। और भी इस पर बेस्ड कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे लग रहा है जो आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। इस वीडियो को आपको समझ में नहीं आता है, पहले पॉज करके पढ़ लिया करें सारा कुछ। मैंने काफ़ी मेहनत करके ये मटेरियल आपके लिए तैयार किया है, तो आप कोशिश करें इसको समझने का। जो डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में आप डालें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी वीडियो हम डालें वो आपको उसमें वहाँ पर मिले, जो आपके लिए आने वाले समय में एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और आपके मार्क्स, अच्छे मार्क्स आपको ऑब्टेन करने में हेल्प करेंगे। धन्यवाद।